कि लेखपाल को पैमाइश की रिपोर्ट 1 महीने के अंदर देनी है, एसडीएम को पैमाइश का मामला 3 महीने में तय कर देना है, यथासंभव कोशिश करके। अगर 3 महीने में तय नहीं करता तो उसको लिखना पड़ेगा, समझ गए? आधा आधा ले लो, आधा आधा ले लो। तो अगर इस कानून को जानते हो तो झगड़ा नहीं होगा, आधा आधा बांट लोगे। नहीं जानते हो तो आपस में तने खड़े रहोगे और पेड़ों का झगड़ा करते रहोगे। जो कुछ युवा अधिकारी हैं सर, कुछ करना भी चाहते हैं, तो क्या सजेशन युवा अधिकारियों को मैं ये कहूँगा, एक बार गरीबों के बीच में उनकी चारपाई पे बैठ कर देख लो, और फिर जो सुखद अनुभूति होगी तो आप अपने आप गरीबों के लिए काम करना शुरू कर दो। और मेरा एक जुड़ाव है, आप जान ही रहे हो, उस जुड़ाव को कैसे कोई ख़त्म कर लेगा। माँ चौकिया का आशीर्वाद है, एक वहाँ से जुड़ाव है, और जनता के बीच में मैं रहा हूँ। कोरोना काल, संकट काल में मैं गांव-गांव गया हूँ, तालाब पे खाना पहुँचाया, गेहूँ खेत काट रहे थे उनको खाना खिलाया है। कहाँ नहीं गया। ऐसा कौन पेशेंट था कोरोना के जिसको फूल वर्षा करके सम्मानजनक तरीके से उसका हौसला नहीं बढ़ाया। जब सर आपकी लोग वीडियो देखते हैं कि एक डीएम ऐसे भी थे कि सड़कों पर बैठ जाते थे, खेतों में चले जाते थे, लोगों को ये डीएम के नाम पे, अधिकारियों के नाम पे बड़ा डर सा लगता था, लेकिन आप उन चीज़ों को कहीं न कहीं जनता के बीच में बड़े प्यार से उपलब्ध हो जाते थे। मैंने अपने पूरे जीवन काल में जो नौकरी का कार्यकाल रहा है, और मैं इसका सारा श्रेय अपने गुरु जी को दूंगा जिन्हों की प्रेरणा से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और अपने पूरे जीवन काल में जिस पद पर रहा, दरवाज़ा खोल के दफ्तर बैठा था, और उसका उद्देश्य यही था कि कोई डरे ना, आए अपनी बात कहे। मैं आपने देखा होगा, आप जौनपुर में देख रहे होंगे कि मेरा व्हाट्सएप भी चालू रहता था। कोई भी अपनी बात को व्हाट्सएप पर भेज दे, अगर कोई चीज़ भेजेगा तो हो सकता है वो हमारे ही लाभ के लिए हो, उससे तत्काल हमारे संज्ञान में कोई चीज़ आ जाए, मैं उस पर कार्रवाई कर सकूं। तो ये एक चीज़ रहती थी। आपने देखा होगा, एक आदमी ने मुझे रात में ही मैसेज किया, मैंने रात में ही उसको जवाब दिया कि कल मैं इस पर कार्रवाई करूंगा। दूसरे दिन मैं थाने में बैठा था, दरोगा जी को भेजा कि जाके उस प्रधान को ले आओ और उस शिकायतकर्ता को ले आओ। वो घटना आपको सब पता है। लेके आए, दोनों के आमने सामने बातचीत की, और उसको मैंने प्रधानपति को उसी समय जेल में डाल दिया, क्योंकि उसने उसके पैसे निकाल लिए थे, उसको ले जाके अंगूठा लगवा के जो भी है। तो इसका फ़ायदा व्हाट्सएप का और जनता से जुड़े रहने का ये होता था कि जनता अपनी बात कह सकती थी, और अगर बात आप तक पहुँचेगी नहीं तो आप कार्रवाई क्या करोगे, सेवा क्या करोगे? सेवा तो तभी होगी। इसी तरह मेरे साथ और एक घटना हुई, और वो बदायूं में हुई। रात 11:30 बजे एक मैसेज आया कि फला प्रधान जो है, वो गौशालाएँ उस समय खुली थी और योगी जी की सरकार आई थी, तो गौशालाएँ बनाई गई थी गाँव, वो दान देना चाहती, 25 कुंटल, वो प्रधान है महिला, और 25 कुंटल भूसा दान देना चाहती। तो मुझे बहुत खुशी हुई। शनिवार का दिन था, मैंने कहा कल इतवार है, कल 12 बजे मैं उस गांव में चलूँगा, उसको सम्मानित करूँगा। मैं दूसरे दिन जब गांव पहुंचता हूं तो मैं उस प्रधान को सम्मानित करता हूं, और जो लोग थे उनको भी हौसला बढ़ाता हूं। बच्चे खड़े थे कुछ वहाँ, तो मैंने कहा बच्चों क्या तुम लोग अपने अपने घर से भूसा नहीं ला सकते हो? जाओ ले आओ मम्मी पापा से पूछ के। तो वो बच्चे जिस जोश से बोरी वोरी भर करके जितना ला सकते थे लाद के भूसा आए। फिर हमने प्रधान से कहा जाओ, ट्रैक्टर आगे आगे चलेगा, तुम उसके आगे रहोगे, दरोगा जी रहेंगे, कानूनगो, लेखपाल, नायब तहसीलदार साथ चलेंगे, पूरे गांव में जाओ, कोई 1 मुट्ठी दे, कोई 2 मुट्ठी दे, सबके यहाँ से भूसा दान में लाओ गौशाला के लिए। 150 कुंटल भूसा यहाँ 2 घंटे 3 घंटे में इकट्ठा हुआ। तो ये जनता से जब आप जुड़े रहेंगे, लोगों की बात आएगी, तो उसके आधार पर आपको आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे। वो रास्ते मुझे ऐसे मिलते थे, और जिसके कारण मैं यहाँ तक बढ़ गया। लोग जो है सर आपको पसंद करते रहे। जौनपुर का एक और मामला था सर, जब आप कोठेदार को किस तरीके से और प्रधान को जब कोरोना काल में जब जाते थे उनको राशन नहीं मिलता था। देखिए, हमारी जिम्मेदारी थी। आपको पता है कि मेरी सब जब 24 मार्च को कोरोना के लॉकडाउन घोषित हुआ कि कल सुबह से लॉकडाउन रहेगा, तो मेरी सबसे बड़ी चिंता वहाँ के गरीब लोग थे कि अब अगर बंद हो गया तो जो रोज़ कमाते हैं तब खाना बनता है, उनका क्या होगा। मुझे खुशी है कि मेरे पास पहले से सूची मुसहर हर परिवार की थी, कितने परिवार कहाँ किस ब्लॉक में। 9,800 मुसहर परिवार थे। मेरी चिंता वो मुसहर गरीब आदिवासी थे कि इनको जो राशन मिला था 5 तारीख को तो ख़त्म हो गया होगा, अब कैसे खाना बनेगा इनके यहाँ, घर से बाहर जा नहीं सकते, क्या होगा। वो मुसहर परिवार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। धरकार परिवार जो
टोकरी बनाते थे, तब मैंने आह्वान किया था लोगों से, और लोगों ने इतना राशन दे दिया था कोतवाली में आकर के, आपने देखा था, उनके पैकेट बनवाए, आटा, दाल, चावल, गेहूँ, सब चीज़ों के पैकेट बनवाए और वीडियोस को दिया जितने उनके ब्लॉक में रहते थे। हमने कहा घर में जाके दे के आओ। 29, 30, 31 मार्च 3 दिन में मैंने घर पे राशन सबके पहुंचा दिया था। वो मेरी आत्मा को खुशी देता है। सर और आपको पता होगा कि जितने मुशहर थे, मैंने संकल्प ले लिया था कि सबका मैं पक्का घर बनवाऊंगा। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कृपा थी और उन्होंने 4000 आवास मुझे देते। 4000 पहले चरण में मैंने घर बनवा दिए। 2800 मुशहर फिर रह गए 9870 में। तो उन 2800 को मैं, जब मेरा प्रमोशन हुआ, बांदा कमिश्नर के रूप में जा रहा था, उन 2800 के खाते में 70-70 हज़ार रुपये डाल करके तब गया। आज हर मुशहर का घर बन गया। आपको याद होगा कि एक गांव है जिसमें मैंने मुशहर की पूरी कॉलोनी बनवाई थी, और कॉलोनी में सबके घर तो पक्के बने ही थे, सबके घर में पानी की टोटी दी थी, सड़क बनवाई थी, पार्क बनवाया था, बेंच लगाई थी, लाइट लगाया था, टॉयलेट्स बनवाए थे। और उसमें जब घर बन गए, बसा दिया सबको, 36 परिवार हैं, तब मैं उनके घर पे दिवाली के दिन, जिस दिन पटाखे जलते हैं, मैं परिवार सहित दिवाली मनाने वहीं गया था। और वो जो सुखद अनुभूति थी, जैसे मैं अपने घर में अपने परिवार, ये 36 परिवार मेरे हैं, वो सबने देखा है, वो सुखद अनुभूति। इसको करके जो आनंद मिलता है उसका कोई जवाब नहीं। वरासत अभियान का आपने देखा, 46,200 परिवारों को कैसे मैंने खतौनी उनके घर पे भिजवा दी। ये तो समस्या बहुत बड़ी थी सर। और इसका लाभ ये हुआ, इस प्रदेश को लाभ हुआ। इस माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू किया और 7.5 लाख लोगों को खतौनी में जिनके नाम नहीं चढ़े थे वरासत के आधार पर, उनके दर्ज हुए। तो ये बहुत बड़ी सबका सहयोग था। हमारे कर्मचारी अधिकारी भी खूब मेहनत करते थे। मास्टरों ने समय से जाना शुरू कर रखा था और लेखपाल भी गांव में रहने शुरू कर दिए थे। ये बहुत बड़ा काम था, क्योंकि 11 बजे के बाद मैं खुद कलेक्ट्रेट से उठ के कहीं चल देता था, तो लोगों को पता था कहाँ आ जाएंगे, कहाँ आ जाएंगे पता नहीं। तो वो रात में सफाई व्यवस्था शुरू की। आपको पता है जौनपुर में मैंने हर खंबे पे लाइट लगवाई थी कि थोड़ा शहर बड़े शहर की तरह भी लगे। आज भी जो है शाही पुल पे आपको लाइट मिलती है। अच्छा सर, आप डीएम थे, कमिश्नर थे, रिटायर होने के बाद सबसे ज़्यादा क्या मिस कर रहे हैं? रिटायर होने के बाद लोगों की सेवा करना मिस कर रहा हूँ। जिस तरह मैं उन पदों पे रह करके लोगों के बीच में जा करके उनके दुख दर्द सुन करके उनकी समस्या हल कर सकता था, क्योंकि एक अथॉरिटी थी मेरे पास, एक अवसर था, वो तो मैं मिस कर रहा हूँ। उसी को मिस ना करूँ, लोगों से जुड़ा रहूँ, तो मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है। बहुत बहुत बधाई हो सर इसके लिए। हाँ, उसी लिए मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ मैं वहाँ कर रहा था वो चीज़ मैं इसके माध्यम से अब करूँ। तो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, देखिए किसी भी सिस्टम में अच्छे खराब सब लोग होते हैं। प्रधान भाई रीढ़ की हड्डी हैं किसी भी गांव के विकास की, क्योंकि धन सारा सरकार, भाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने पैसे की कोई गांव वालों की बड़ी नाराजगी होती सर, जब आप भी जाते होंगे लोगों के बीच, गांव में जाते हो, कोई अगर आम इंसान मिल गया, आम आदमी मिल गया, तो हमेशा यही कहता कि प्रधान गांव का कुछ काम नहीं करता। ये अक्सर शिकायतें रहती हैं। देखिए सारे प्रधान एक जैसे नहीं होते, मैं वही बात कहना चाहता हूं। आपने देखा होगा अगर 48 गांव में मैंने शहर की तरह पार्क बनवाए थे, जिसमें ओपन जिम भी था, ट्रैक भी था, टॉयलेट भी था, सोलर लाइट भी थी, बेंच भी था, हरी घास का मैदान भी था, कबड्डी का मैदान भी था, बैडमिंटन कोर्ट भी थी, वॉलीबॉल कोर्ट भी थी। तो अगर ये सब हुआ था तो उन्हीं प्रधानों ने किया था ना, मैंने तो नहीं किया था। खाली प्रधानों को मैंने मार्गदर्शन किया था। बहुत सारे प्रधानों ने अपनी जेब से पैसे लगाए थे। प्रधानों में बहुत ऊर्जा है, उनका हौसला बढ़ा दीजिए, उनका सम्मान बढ़ा दीजिए। वो अपनी जेब से पैसा लगा के और अच्छा काम गांव के लिए करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ पर ना करना चाहते हो, कुछ की नीयत अलग हो, लेकिन अधिकांश लोग इस काम में, और खाली प्रधान में नहीं, समाज के हर तबके में अच्छे लोग हैं। अच्छे लोगों का हौसला बढ़ना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, जिससे कि वो और अच्छा कर सके। कोई बच्चा है, मान लीजिए पढ़ने में कमज़ोर है, मास्टर क्या करते हैं, मैं मास्टरों को, आपको पता है, मास्टरों के साथ मैं बैठक करता था, उनको समझाता था क्या करना क्या नहीं। मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, मेरे फेसबुक पे पड़ा हुआ, देखिएगा। तो मैं मास्टरों को भी समझाता था, कमज़ोर बच्चा है उसको एक बार आगे बैठाइए, सबसे सरल सवाल पूछ लीजिए, जो आपको पता हो ये बता सकता है, और वो अगर बता दे एक बार ताली बजवा दीजिए। इसके बाद देखिए कि कैसी उड़ान भरेगा वो, क्योंकि मैं उड़ान भर चुका हूँ। तो मैं समझता हूँ कि सब ऐसे उड़ान भरेंगे, आगे बढ़ेंगे लोग।
सर आप जो यूट्यूब चैनल ओपन किए हैं, और कई लोग यूट्यूब चैनल ओपन करते तो उनका मकसद होता है कि पैसा कमाएं, तो देखिए, कहीं मेरा रिटायर होने के बाद रिटायर पैसा होने के कम बाद मिल रहा है। रिटायरमेंट के बाद हमें लगा कि मेरी ऊर्जा, जो मेरे पास ऊर्जा है, जो अनुभव है और जो मेरे पास समय है, वो कहाँ लगाऊं। तो मैंने जो काम मैं पदों पे रह के करता था, उसी से मिलता जुलता काम मैंने वहां से। ये मेरा चैनल, कोई चैनल ये नहीं कि मेरे जो चैनल बनाया इसमें कोई खबर, पॉलिटिक्स नो खबर, केवल मार्गदर्शन, रास्ता दिखाना। अच्छा सर, जो गांव में सबसे ज्यादा समस्या है वो जमीनी विवाद का है। अक्सर आप देखते होंगे 70 से 80% अगर देखा जाए मामला, तो जमीन से जुड़ा ही होता है। जमीन से जो जुड़े हुए विवाद हैं, उसमें कानून की जानकारी ना होना भी एक कारण है। इसीलिए मैंने देखा होगा कि सबसे पहले जो कानून लिया है वो भूमि विवाद से संबंधित लिया है, जिसको गांव के हर आदमी को रोजमर्रा के जीवन में आवश्यकता होती है कि खेत है अगर तो उसका बंटवारा कराना है तो कैसे कराऊं, बंटवारा क्यों कराऊं, अपना अलग नक्शे में कैसे कराऊं, अगर खतौनी में कोई गलती हो गई उसे कैसे ठीक कराऊं, मेड़ पर पेड़ लगे हैं तो किसके होंगे, आबादी है तो उसमें पेड़ लगे किसके होंगे, खेत की नाप करानी है तो कैसे नाप कराऊं, नक्शा अगर गलत बना तो कैसे ठीक कराऊं। तो ये सारी चीज़ों, ज़मीन अगर खरीद रहे हैं तो क्या क्या ध्यान रखें, बैनामा कैसे होगा, मुटेशन कैसे, ज़मीन पड़ी है प्रधान कैसे आवंटन करेगा, कौन सी ज़मीन आवंटन कर सकता, किसको ज़मीन मिलनी चाहिए, चाहे आवास की हो, चाहे खेती की हो, चाहे तालाब की हो, कैसे आवंटन हो। इन सब मोटी मोटी जानकारियां जब गांव के लोगों को रहेंगी, तो जब कानून पता रहेगा तो झगड़े कम होंगे। अगर कानून पता नहीं रहेगा तो लोग समझते हैं जैसे मेड़ पर पेड़ लगा, तो मेड़ तो दोनों खेतों वालों की हुई, तो लोग ये समझते हैं मैंने लगाया मेरा है, वो क्या सोचता है मेरा, ये झगड़ा होता। जबकि मेड़ पे पेड़ लगा तो कानून तो ये कहता है कि दोनों का पेड़ होंगे, समझ गए, आधा आधा ले लो, आधा आधा ले लो। तो अगर इस कानून को जानते हो तो झगड़ा नहीं होगा, आधा आधा बांट लोगे, नहीं जानते हो तो आपस में तने खड़े रहोगे और पेड़ों का झगड़ा करते रहोगे। तो इसलिए कानून की जानकारी जब होगी, पैमाइश कैसे होगी और पैमाइश की प्रक्रिया कितने दिन में, पहले नहीं व्यवस्था थी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो नियम बनाए उसमें संशोधन कर दिया कि लेखपाल को पैमाइश की रिपोर्ट 1 महीने के अंदर देनी है, एसडीएम को पैमाइश का मामला 3 महीने में तय कर देना है, यथासंभव कोशिश करके। अगर 3 महीने में तय नहीं करता तो उसको लिखना पड़ेगा। इसी तरह बंटवारे के मुकदमे में है कि 1 महीने में उसको कुर्रे बना के देना, लेकिन जनता को नहीं मालूम है तो 6-6 महीने का भी लेखपाल लगा देता है। 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में नहीं देता तो आप उच्च अधिकारियों की शिकायत करिए, IGRS पोर्टल बना है, हेल्पलाइन पोर्टल बना, आप बात करिए अपनी, लेखपाल के ऊपर दबाव बनेगा, वो अपनी रिपोर्ट देगा 1 महीने के अंदर। फिर 6 महीने के अंदर बंटवारे का मुकदमा एसडीएम को तय करना, अगर नहीं तय कर पाता तो उसको लिखित आदेश करना पड़ेगा कि किन कारणों से 6 महीने हम नहीं कर पा रहे हैं, इसका टाइम बढ़ा रहे। तो बहुत सारी चीज़ें मोटी मोटी जानकारी होंगी तो अपने वकील को भी वो बता सकता है कि साहब इसमें ऐसे हो सकता है, इसमें ऐसे ऐसे करा दीजिए। तो अच्छा, कोई बहुत पेचीदा मामला हो आपके सामने आया और आपने उसे सॉल्व किया? बहुत सारे मामले हैं जो सॉल्व किए हैं, किसका किसका उल्लेख करूं वो यहाँ नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे काम किए, सब आपको पता है उनके बारे में, एक एक है। पेचीदा मामला तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए सन 76 से कन्हार परियोजना शुरू नहीं हुई थी, 2014 4 दिसंबर को मैंने उसको शुरू करा दिया और अभी 10 दिन पहले उसमें पानी चलना शुरू हो गया। उस पानी चलते हुए बांध से देख करके जो सुखद तो कई सदी बाद, तो कई सदियों का अंतराल, मेरा मन कर रहा मैं दौड़ के जाऊं वहां, लोगों के बीच में खुशी मनाऊं और उस पानी को देखूं। इसकी परिकल्पना उस दिन की थी मैंने। आप जो सर अधिकारी थे, आप बता रहे थे कि आतंकियों की धमकी आपको मिलती, तो सन 90, 91, 92 मैं एसडीएम काशीपुर था। 2-2.5 साल की नौकरी हुई थी और खालिस्तान आंदोलन चल रहा था। उस समय का जो खालिस्तानी आतंकवाद था, कोई अधिकारी कर्मचारी निकलता नहीं था, दफ्तर के बाहर कहीं नहीं जाता था। थाने में 5 बजे के बाद सन्नाटा हो जाता था, नीली बत्ती कोई नहीं लगाता था। और जो तराई का एरिया था, पहाड़ों की तराई का एरिया, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित था रामनगर, बाजपुर, काशीपुर, जसपुर और पीलीभीत का एरिया, शाहजहांपुर का एरिया, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित थे इस इलाके में। उसमें मैं एसडीएम काशीपुर था। मेरे साथ सीओ थे जो डीजीपी से रिटायर हुए विजय कुमार, हम दोनों ने वहाँ पर काम किया। विजय कुमार का बहुत मेहनत की उन्होंने, और आपको बताऊं उस समय 5 बजे के बाद कोई नहीं निकलता, उस समय काम किया है।
खालिस्तानियों ने मुझे, खालिस्तान कमांडो फोर्स ने, लिबरेशन फोर्स ने, उनका ओरिजिनल लेटर हेड पर मेरे पास धमकी भी आई थी हमको और विजय कुमार को। विजय कुमार को मारने के लिए एक दिन आतंकवादियों ने एक चाल चली और एक गांव में घटना करके वो उस गांव के जाने वाले रास्ते के नीचे बम लगा दिया था और उन्हें सोचा कि जब घटना होगी पुलिस दौड़ के आएगी और हम इसका विस्फोट कर देंगे। उस समय जिप्सी हुआ करती थी और ये इनके पास भी जिप्सी थी। एडिशनल एसपी रुद्रपुर हो गए थे विजय कुमार जी, सफ़ेद रंग की जिप्सी थी और एक सीओ था उसके पास भी जिप्सी सफ़ेद रंग की थी, उसका नाम भी विजय कुमार था। विजय कुमार ने कहा एडिशनल एसपी ने कि उस सीओ से कि तुम गांव जाओ और मैं अस्पताल जा रहा हूं जहां पर घायल लोग आए। जब ये गांव की तरफ जा रहा था सीओ तो उसको एडिशनल एसपी विजय कुमार समझकर बम विस्फोट कर दिया, उसकी डेथ हो गई मौके पर। और विजय कुमार जो डीजीपी से रिटायर हुए वो अस्पताल चले गए थे बाजपुर में। तो उस समय ये हाल था। आप नक्सलियों के बीच भी रहे? नक्सलियों के बीच में कनहर में मैं रात गुजारी परिवार सहित, जब मेरे अधिकारी नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ रात रुकूं, क्योंकि मुझे गांव का माहौल बदलना था। उनके परिवार की तरह उनको लगे कि ये मेरे परिवार के ही लोग हैं, इसलिए माहौल बदलने के लिए मैंने रात गुजारी और उसने वातावरण वहाँ का बदला और लोगों को तैयार कर दिया कि वो मुआवजा लेकर के बाद बनने पहुंचे वहाँ पे तो क्या माहौल था? माहौल बिल्कुल सन्नाटा हो जाता था शाम को। रात में रुका तो क्या किस बात का लोग ज़्यादा डर होता था भैया? उस समय 2014 की जबकि बात कर रहा हूँ तो नक्सल प्रभावित पूरा इलाका था। पूरे हिंदुस्तान में 32 जिले या 38 जिले नक्सल प्रभावित थे, जिसमें उत्तर प्रदेश के 3 जिले थे, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चंदौली। ये 3 जिले प्रभावित थे, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारा सोनभद्र था क्योंकि वो बॉर्डर लगता था पूरा। तो उस गांव में जब रुकना होता था तो पहले से उसकी रैकी होती थी, सब कुछ करके फ्लेक्सी वगैरह होकर के पूरी व्यवस्था पुलिस की होती, तब रख सकते थे। लेकिन उस दिन मैं अचानक चला गया, फिर रात में ठहरा, दूसरे दिन लोगों के साथ संवाद किया, उनके साथ उनके परिवार की तरह रहा, एक वातावरण अच्छा बनाया जिससे वो तैयार हुए और उस माहौल बनने की वजह से आज बांध बन करके तैयार है। 111 गाँव को पानी मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात सिंचाई का, और एक पर्यटन स्थल बन गया, लोगों को रोजगार मिला वहाँ पर, इतने दिन काम चला। जब हम लोग पहुँचे तो आप वही वीडियो दिखा रहे थे और बहुत खुश थे कि एक मुकाम आपने वहाँ पे हासिल किया। ये खुशी की बात है, ये बहुत बड़ा काम है जो सन 76 से बाद न बना हो। 4 दिसंबर को उद्घाटन कराया, आज 10 साल बाद वो काम वहाँ पर पानी निकलने लगा, चलने लगा है। बहुत बड़ा काम था, 4-5 हज़ार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, जिसमें 20 साल से मशीनरी खड़ी थी, सड़ गई थी, ठेकेदार भी परेशान, सरकार भी परेशान। तो ये बहुत बड़ा काम था। अच्छा सर, एक बात बताइए, जब कुछ लोग जब डीएम बनना चाहते हैं, कमिश्नर बनना चाहते हैं, तो उनके मन में होता है कि मुझे भौकाल ये सब चलेगा, लेकिन आप सिंपलिसिटी को क्यों चुनते हैं? क्या वजह रही है? मैं गांव का निकला हुआ था तो मेरे पास सब चीजें सब देखी हुई थी कि गांव में लोग क्या चाहते हैं, क्या समस्या है। वो आपने देखा होगा, मैं जमीन में बैठ जाता था। हाँ, वही। और वो जमीन में जो बैठता था तो कुछ लोगों को परेशानी भी होती थी, क्यों होती थी अब उसकी चर्चा नहीं करते हैं। तो उन्हीं के बीच से निकला था और उन्हीं की समस्याओं को हल करना है। क्या समस्या है मुझे पता था, कैसे हल होगी ये भी पता था। अगर उनको सद्भाव न रखते तो कैसे होता। तो आज मुझे खुशी होती है और वही लोग मुझे प्यार करते हैं, जिनके बीच में बैठा था वो लोग मुझे प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं। आज भी फूल मालाओं से स्वागत जब करते हैं तो लगता है कि मैंने उनके लिए कुछ किया था, तभी करते हैं। सबको धन्यवाद। सर, आप कैसे आईएएस बन गए? मैं तो आईएएस नहीं, मैं पहले डिप्टी कलेक्टर बना था। पहले तो लेक्चरर बना, 2 साल फिजिक्स पढ़ाई लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में डिग्री में। फिर वहाँ सिलेक्शन हो गया, क्योंकि पढ़ाता था तो पढ़ने में तेज़ था ही, तो डिप्टी कलेक्टर का इम्तिहान दिया, डिप्टी कलेक्टर हो गए। डिप्टी कलेक्टर हो गए पर प्रमोशन हो गया तो आईएएस हो गए। फिर कलेक्टर रह लिए, मुजफ्फरनगर में कलेक्टर रहा, बदायूं में रहा, जौनपुर रहा, सोनभद्र रहा। फिर प्रमोशन हुआ जौनपुर में तो कमिश्नर बन के चित्रकूट चले गए। चित्रकूट में जो सेवा का करने का अवसर मिला उसको मैं भुला नहीं रहा। भगवान श्री राम के चरण जहाँ पड़े हों, 11 साल 28 महीने 11 साल जहाँ भगवान श्री राम ने गुजारे थे, तो उस धरती पर जगह जगह उनके चरण पड़े हो, उसकी धूल मिली। और आखिरी टाइम रिटायरमेंट के टाइम उसका मैं रेडी हूँ, सरकार का भी और वहाँ के लोगों का। तो उस धरती पर काम करने के अवसर बहुत थे। बड़े सरल सज्जन लोग हैं, उनके बीच में काम करना एक सुखद अनुभूति होती थी। जो भी कुछ थोड़ा बहुत काम कर दो तो लोग बहुत खुश होते हैं।
सबसे पहले मैंने वहाँ पर ग्राम सचिवालय का कॉन्सेप्ट किया। गरीब लोगों को अपने काम के लिए अपने गांव में ही लेखपाल मिल जाए, पंचायत सचिव मिल जाए, प्रधान मिल जाए, सब काम उनके वहीं हो जाए। तो ग्राम सचिवालय का कॉन्सेप्ट लाया जो पूरा मॉडल बना और आज पूरे प्रदेश में लागू है। जो कुछ युवा अधिकारी हैं सर, कुछ करना भी चाहते हैं, तो क्या सजेशन युवा अधिकारियों को मैं ये कहूँगा, एक बार गरीबों के बीच में उनकी चारपाई पे बैठ कर देख लो और फिर जो सुखद अनुभूति होगी तो आप अपने आप गरीबों के लिए काम करना शुरू कर दोगे। बैठ लो उनके बीच में, बस उनसे बड़ा अपने को न मानो। जिस दिन आप अपने को बड़ा मान लेंगे, कमरा बंद कर लेंगे, मिलेंगे नहीं लोगों से, उस दिन आप ख़त्म। जिस दिन आपने पैर उठा के बैठ लिए उस दिन ख़त्म। आप सेवा का अवसर सबको नहीं मिलता, बड़े भाग्यशाली हैं जी सर, वो सब IAS बड़े भाग्यशाली जिनको अवसर मिला है, और वो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जो DM बने हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा सेवा का अवसर आपको कभी नहीं मिलेगा, किसी पद पे नहीं मिलेगा। इस सेवा कर लीजिए और यही आपको सुखद अनुभूति देगी, मुझे दे रही है। मैं खुश हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सर चैनल आपने खोला है, चैनल इसीलिए खोल दिया, आपने देखा होगा, उसका उद्देश्य है कि मैं अपनी ऊर्जा, अनुभव और समय का उपयोग अब मैं चाहता हूँ, जिस तरह मैं DM, कमिश्नर और पदों पर लोगों के बीच में रहता था, उनको रास्ता दिखाता था, मार्गदर्शन करता था और वो अच्छे अच्छे काम करते थे, नाम मेरा हो जाता था। तो वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनको मैं मार्गदर्शन दे रहा हूँ। बहुत सारे प्रधान हमसे जुड़े हुए हैं, वो हमसे राय मशवरा भी करते हैं। मैं बताता हूँ कि ये काम ऐसे कर लो, ये काम ऐसे कर लो। और साथ ही साथ जो अच्छे काम करें उनको मैं अपने चैनल पे भी दिखा रहा हूँ, जिससे पूरे प्रदेश को देखे और उनके अच्छे कामों की नकल कर ले। जो नए प्रधान हैं उनको जुड़ने के लिए आप नंबर भी बता रहे थे सर, मैं चाहूँगा। आपने देखा होगा, मैं अभी चिल्ली गांव गया, वो गांव का प्रधान पूरा जुटा हुआ अपने गांव को मॉडल बनाने में। 5 वाटर कूलर, भाई सब हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। गरीब घर में कहाँ ठंडा पानी इस गर्मी में पिएगा? सबके घरों में तो फ्रिज नहीं हो सकते, गरीब घरों में। उसने सोचा और सोचा नहीं, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया और 5 मोहल्लों में वाटर कूलर लगवा दी। अब उन गरीब घरों को बड़े घरों की तरह, बड़े लोगों की तरह ठंडा पानी मुहैया हो गया। कितना बड़ा काम है उस प्रधान का। खर्चा बहुत ज़्यादा तो हुआ नहीं, 35-40 हज़ार में वाटर कूलर आ जाता। 5 वाटर कूलर में क्या हुआ, 1.5-2 लाख रुपए लग गए। लेकिन हुआ क्या, उसका एक व्यापक असर। मैं तो सभी प्रधानों से विनती करूंगा, इसी तरह सोचिए और अपने गांव की भलाई के लिए कुछ करिए। उस प्रधान का मैंने पूरा चलाया, आपने देखा होगा। तमाम प्रधान लगातार हौसला भी बढ़ाते रहते हैं। हौसला बढ़ाना तो मेरा काम है, क्योंकि मेरा हौसला किसी ने बढ़ाया था तो मैं यहाँ तक बढ़ गया। मैं सबका हौसला बढ़ाता रहता हूँ जो अच्छा, और आपका भी हौसला बढ़ा रहा हूँ कि आपने इतनी मेहनत की है कि आज आपका YouTube चैनल जय भारत पूरे हिंदुस्तान में 20वें नंबर पे है। क्या बात है। मैं आपको बधाई नहीं देता हूँ, आपके हौसले की दाद देता हूँ, क्योंकि आप कई बार मेरे साथ रहे, मैंने देखा आपको। आप हैं, राज है, आशीष है, तमाम सारे लोग हैं जो मेहनत करके अब आगे बढ़ रहे हैं। और मेहनत, कर्म के अलावा कोई चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ा सकती है। कर्म करना ही पड़ेगा, और जब कर्म करोगे, मेहनत करोगे, जब लोग तारीफ करेंगे तो आपको खुशी जब होगी तो आपको बीमारियां भी नहीं लगेंगी। कर्म ही नहीं करोगे, टेंशन रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, बीमारियां लग जाएंगी। आप मुझे देख रहे हो। उसी तरह से ऊर्जा बरकरार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे पूर्व IAS दिनेश सर, जो है लगातार जनता के बीच में चर्चित रहे हैं, लगातार जनता की सेवा करते रहे हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।